नमस्कार, मैं नरेश मिश्र हूं और आईबीसी बस्तर में आपका स्वागत है। आप लगातार देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह से बड़ा अभियान चल रहा है, उसमें 21 मई का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे देश भर में तरह तरह की चर्चाओं का माहौल है। शांति वार्ता की बात पर भी कई तरह की चर्चा हो रही है। और अब इसी बीच में माओवादियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय की तरफ से एक और प्रेस नोट जारी किया गया है, यानी कि माओवादियों की तरफ से एक और प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, पहले लगा कि आपसे इस पर बात करना सही है या नहीं, पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये एक ऐसा दौर चल रहा है इस वक्त जिसमें एक तरफ से सरकार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर प्रतिबद्ध है, निरंतर अभियान चल रहे हैं और माओवादी भी लगातार बैकफुट पर हैं। शांति वार्ता को लेकर भी देश भर में एक अलग संवाद छिड़ा हुआ है। तो इस बीच में इस पूरे घटनाक्रम से ये पता चलता है कि माओवादियों की स्थिति कैसी है, वो किस तरह से अपने नेटवर्क को दोबारा कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कैसे अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उस पूरे मूवमेंट के भीतर इस समय किस तरह का विमर्श चल रहा है। तो इसलिए महत्वपूर्ण लगा, इसलिए एक बार फिर मैं एक पत्र लेकर आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ खास है। माओवादियों की जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने पार्टी की तरफ से क्या पक्ष रखने की कोशिश की है अपने इस पत्र के जरिए, जो कि 28 मई 2025 को जारी हुआ था। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की केंद्रीय कमेटी का ये पत्र है। वे लिखते हैं कि भारत की क्रांतिकारी आंदोलन के नेता, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी महासचिव, पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड नंबाला केशवराव बसवराव राज को इन्होंने नमन किया है, अमर रहे कहा है। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि आरएसएस, भाजपा केंद्र छत्तीसगढ़ की सरकारों ने बसवराज सहित 27 पार्टी पीएलजीए कार्यकर्ताओं को मुठभेड़ में मार गिराया, जिसे हत्याकांड लिख रहे हैं। और साथ में लिख रहे हैं कि इसके विरोध में 10 जून को देशव्यापी बंद का पालन करो। यानी कि जो नक्सल क्षेत्र हैं, जहां नक्सल मौजूद हैं, वहां ये अपील कर रहे हैं कि 10 जून को इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में बंद का आह्वान उनकी तरफ से किया गया है। नक्सली जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो अक्सर इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने के लिए बंद का आह्वान करते हैं। एक समय था कि छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय राजमार्ग भी थे, वो भी इस बंद के दौरान यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं होती थी। आम अंदरूनी क्षेत्रों में तो और गतिविधियाँ सीमित होती थीं, पर अंदरूनी क्षेत्रों में जो होता था उसका जिक्र अगले लाइन पर है। इसमें वो लिखते हैं, जून 11 से अगस्त 3 तक देश भर में कॉमरेड बसवराज बीआर सहित 27 शहीदों का स्मारक सभाओं को आयोजित करो। अपने कैडर्स को मोटिवेट करने के लिए जब भी कोई इस तरह की मुठभेड़ में नक्सली लीडर्स मारे जाते हैं तो न केवल नक्सली स्मारक बनाते हैं, साथ ही साथ इस तरह की सभाएं, शहीदी सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें एक तरह से पूरे देश भर में जो पार्टी की गतिविधि है, अलग अलग जगह जो लोग मारे जा रहे हैं, उनकी याद में स्थानीय कैडर को मोटिवेट करके इस स्मारक में सभाओं का आयोजित होता है। इन सभाओं में क्या होता है, इन सभाओं में उनके वक्तव्यों के बारे में, उनके काम के बारे में वो अपने बाकी के कैडर को मोटिवेट करने के लिए चर्चा और सभाओं का आयोजन करते हैं। ग्रामीणों को लामबंद करते हैं। छत्तीसगढ़ की दर्जनों वीडियो आपको ऐसी सोशल मीडिया पर मिलेंगी जहां माओवादियों की बड़ी सभाएं हैं, स्मारक बनाए गए हैं और वहां पर इस तरह की सभाओं के जरिए इस तरह की जो कार्यक्रम है वो हो रहे हैं। दरअसल ये एक तरह का राजनीतिक कार्यक्रम होता है जिसमें पॉलिटिकली जो पार्टी की लाइन है उसको वो स्पष्ट करते हैं इस तरह के आयोजन के जरिए। जिसकी बात वो फिर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जून 11 से अगस्त 3 तक देश भर में इस तरह का आयोजन होना चाहिए 21 मई की मुठभेड़ को लेकर। आगे इस पत्र में जिक्र किया गया है, मई 21 भारत की क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में काला दिवस रहा। उस दिन वो जो सरकार को कहते हैं कि ब्राह्मणी, हिंदुत्व, फांसीवादी, खून के प्यासे, और ये जो केंद्र सरकार के प्रमुख नेताओं का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि इन्होंने जो है उन्हें जो आदेश दिया था उसका पालन करते हुए जो भारतीय सेना है उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसमें बसवराज सहित 27 जो नक्सली हैं, जिन्हें वो कॉमरेड कहते हैं, उनकी मौत हुई। और बाद में सरकार ने इस पर गर्व भी प्रकट किया। अमित शाह जी ने, आपको ध्यान होगा, पोस्ट किया था और उसमें कहा था कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि का दिन है, क्योंकि एक शीर्ष कमांडर जो कि देश का सबसे बड़ा लीडर है नक्सलियों का,
वो मुठभेड़ में मारा जाता है, वो भी अबुझमाड़ जैसे क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पर जो ऑपरेशंस हैं उस लिहाज से तो ये महत्वपूर्ण सरकार ने माना और है भी उनके लिहाज से महत्वपूर्ण। आगे वो लिखते हैं, इस हत्याकांड के विरोध में देश भर में जून 10 को बंद का पालन करने के लिए देश की जनता से हम अनुरोध कर रहे हैं। जून 11 से अगस्त 3 तक देश भर में कॉमरेड बसवराज सहित 27 शहीदों की स्मारक सभाएं संचालित करने की भी अनुरोध आम जनता से करते हैं। आगे पत्र में है, मार्च आखिर सप्ताह में न्यायमूर्ति चंद्र कुमार के नेतृत्व में हैदराबाद में शांति वार्ता कमेटी गठित होकर केंद्र राज्य सरकारें माओवादी पार्टी से शांति वार्ता करने का प्रेस वक्तव्य जारी किए थे। यानी मार्च में बातचीत के लिए एक बार फिर से पहल हुई थी, इनका कहना है। और वो कहाँ से हुई थी? ये हुई थी जस्टिस चंद्र कुमार के नेतृत्व में हैदराबाद से। और आगे ये कहते हैं कि इस पर जो है अनुकूल परिस्थिति पैदा करने के लिए हमारी पार्टी शांति वार्ता के लिए तैयार है, कहते हुए मार्च 28 को हमने भी प्रेस वक्तव्य जारी किया। बाद में 2 बार हमारी केंद्रीय कमेटी, मीडिया प्रवक्ता अभय ने, दंडीकरण स्पेशल जोनल कमेटी के उत्तर पश्चिम सब जोन के मीडिया प्रवक्ता रूपेश ने 2 बार और केंद्र राज्य सरकारें कगार युद्ध को रोककर शांति वार्ता के लिए अनुकूल परिस्थिति निर्मित करने के लिए मांग किए थे। मतलब ये कह रहे थे कि जवाब में हमने भी पत्र जारी किया, न केवल एक क्षेत्र विशेष में बल्कि पूरे देश भर के जो केंद्रीय कमेटी है उसके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए बार बार कई पत्र जारी किया, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। उन पत्रों का जो मजमून है वो भी आपको बता चुके हैं, तो उसी का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि इस प्रेस वक्तव्यों को नज़रअंदाज करते हुए केंद्र और राज्य सरकारें घातक तरीके से कगार युद्ध को चला रहे हैं। ये कैसे घातक है, ये अगली लाइन में है। अप्रैल 1 से अब तक देश भर में लगभग 85 कॉमरेडों की हत्या किए हैं। अप्रैल 21 के दिन झारखंड के बोकारो जिला में हमारे केंद्रीय कमेटी सदस्य विवेक उर्फ प्रयाग मांझी को हत्या किए। 24 अप्रैल से 28 मई तक कर्रेगुट्टा में 31 नक्सली हैं उनकी मौत हुई थी। और पिछले साल जनवरी से अब तक लगभग 540 क्रांतिकारियों, जल जंगल जमीन के मुद्दे जो उनका राजनीतिक लाइन है उस पर वो काम करने वाले लोगों की हत्या करने की बात कह रहे हैं, जबकि मुठभेड़ में या पुलिस से लड़ने के दौरान मारे जाने की बात मुठभेड़ों में सामने आती है। थोड़ा सा ये जो पत्र की जो भाषा है उसको आप इस तरह से समझिए कि ये उनकी भाषा है, उनकी राजनीतिक जो इकाइयाँ हैं वो इस तरह से इन चीज़ों को परिभाषित करती हैं, तो इस वजह से ये इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। जबकि होता ये है कि जैसे कई बार नक्सली मुठभेड़ में भी मारे जाते हैं तो अपने लोगों को हत्या करना या ये बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि वो एक मान के चलते हैं कि ये प्रतिहिंसा या प्रतिक्रांतिकारी जवाब है, मतलब अगर कोई हमला करने आया तो उसके विरुद्ध जो है ये लोग लड़ते हुए मारे गए होंगे। ऐसा उनका राजनीतिक एजेंडा एक पार्ट है, एक पॉलिटिकल पार्ट, इस वजह से इसका जिक्र करते हैं। आप इसको अपनी तरीके से ही समझिए कि आपको ये समझना है कि सरकार क्या कर रही है, क्या कह रही है और इस पत्र के जरिए वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने अंदाज से अपने तरीके से इसको समझिए। और इसको बताने की वजह भी ये है कि इस दौर में जब इतने तेजी से नक्सलवाद पर अलग अलग तरीके से घेराबंदी हो रही है, कई शीर्ष नेता मारे जा रहे हैं, तो नक्सली क्या बता रहे हैं। अच्छी बात यह है कि नक्सली ज़्यादातर मामलों में अपने जो पत्र हैं उनके जरिए अपने जो मारे गए लोग हैं उनके बारे में अधिकतम जानकारी छुपाते दिखाई नहीं देते। और इसका एक कारण ये भी है कि क्योंकि ये राजनीतिक तौर पे अपने आप के अपने जो लीडर्स हैं उनको मारे जाने पर उनको उनकी पहचान अगर छुपाएंगे तो एक तरह से उनका अपमान होगा, ऐसा उनकी धारणा होती है। तो इस वजह से वो खुलकर इस पर बात करते हैं। और आगे वो लिखते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल से अब तक देश भर में लगभग 85 लोगों की हत्या हो चुकी है। कर्रेगुट्टा में 31 कॉमरेडों को मारा गया था। पिछले साल जनवरी से अब तक 540 जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं अलग अलग जगहों पर। और साथ ही वो लिखते हैं कि माओवाद मुक्त भारत के लिए मार्च 31, 2026 तक इस पूरे घटनाक्रम को चलाने के लिए बार बार जो गृह मंत्री हैं वो ऐलान कर रहे हैं। शांति वार्ता के लिए स्वीकृति के ऐलान के बाद हमने पिछले 2 महीनों में केंद्र और राज्य सरकारों की सशस्त्र बलों पर हमला न करते हुए धीरज संयमता का प्रदर्शन किए। इस स्थिति में शांति वार्ता से विमुख भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों के फांसीवादी रवैयों के विरोध में देशव्यापी मजबूत विशाल जन आंदोलन खड़े करने के लिए
देश में तमाम जनता से हम अनुरोध कर रहे हैं। अब देखिए उन्होंने लिखा है कि भाजपा और केंद्र राज्य सरकार की बात कर रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में भी आपको ध्यान होगा जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम न केवल नक्सल पीड़ितों से भी बात करेंगे, नक्सल मोर्चे पर जो बेहतर समाधान होगा, शांति के उपाय होंगे वो करने की कोशिश करेंगे। कुछ पहल हुई इस पर ये बात आई गई रह गई। सरकार ने ये स्टैंड लिया उस वक्त भी कि जो नक्सल पीड़ित हैं सरकार पहले उनसे बात करेगी, जो लगभग अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि जो जगदलपुर में भी पिछले दिनों जो नक्सल पीड़ित हैं उनकी रैली निकाली गई, जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं वे यहाँ पहुँचे और जो बीजिंग से बस्तर तक माओवादी हिंसा में जो लोग मारे गए हैं उसको लेकर एक वक्तव्य, एक आंदोलन, एक रैली इस तरह का आयोजन किया गया, जो कि ये दर्शाता है कि इस पूरे हिंसा का जो असर है वो किन किन लोगों में पड़ा, उस वर्ग को सामने आम जनता के बीच, लोगों के बीच रखने की कोशिश की गई थी। तो लगभग ये बात इनकी तरफ से भी की जा रही है और ये कह रहे हैं कि अभी क्योंकि इनकी बात केंद्र में भी भाजपा है, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा है, तो स्वाभाविक बात है कि जो चल रहा है उस पर ये इन्हीं की बात करेंगे ही इस वक्त। आगे ही लिखते हैं कि बसवराज ने 1955 में आंध्र प्रदेश राज्य की, अब ये बसवराज के बारे में बताना शुरू करते हैं कि अभी तक इन्होंने ये बताया कि पिछले समय से जो लोग मारे जा रहे हैं अलग अलग, उनकी संख्या 540 है। मतलब पूरी लगभग एक साल के बीच का पीरियड ये बता रहे हैं जब इतने लोग मारे गए हैं। और साथ में लिखते हैं कि इस पूरे आंदोलन के खिलाफ जो है वो देश भर में माहौल बने और इसी के लिए हम अनुरोध करते हैं, ये उन्होंने कहा है। और इसके बाद ये बसवराज की याद में उनका पूरा वर्णन करते हैं। दरअसल ये जो जिक्र होता है ये पार्टी लाइन में जब भी कोई लीडर मारा जाता है तो इस तरह के उनकी डिटेल्स जो है पार्टी खुद जारी करती है, नक्सल पार्टी मतलब माओवादी पार्टी खुद जारी करती है। ये लिखते हैं कि कॉमरेड बसवराज ने 1955 में आंध्र राज्य के श्रीकाकुलम जिला में कोटा बोम्माली मंडल के जियन्नापेटा गांव में जन्म लिया। प्राथमिक विद्या से लेकर इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं कक्षा तक श्रीकाकुलम में पढ़ाई की। 1974 से 1979 तक वारंगल शहर के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, वर्तमान में उसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कहा जाता है, में केमिकल इंजीनियरिंग की। और उसके बाद 1974 के आखिरी दिनों में उन्होंने क्रांतिकारी छात्र संगठन के वे सदस्य बने। देखिए श्रीकाकुलम में जब पढ़ाई की तो 1974 में वो दाखिला लेते हैं और 1979 तक इसी कॉलेज में रहते हैं। और उस समय जब ये दाखिला लेते हैं और लेने के साथ यानी 1974 के दिनों में ही ये क्रांतिकारी छात्र संगठन के सदस्य बन जाते हैं। और इसके बाद के घटनाक्रम के बारे में आपने जाना होगा, उनके भाई का जो बयान था उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से ABVP का जो उस वक्त का संगठन था उससे पार्टी लड़ाई होती है इनके छात्र संगठन की। और उस वक्त जो इस छात्र संगठन का जो लीडर था वो बसवराज था, नंबाला केशवराव उनका नाम होता है। एक की मौत हो जाती है ABVP कार्यकर्ता की कथित तौर पर, और उसके बाद जो है FIR दर्ज होती है, गिरफ्तारी होती है इनकी, और फिर ये वहाँ से निकलकर बेल पर बाहर आते हैं और फिर लापता हो जाते हैं। तो यानी ये जब लापता होने का वक्त है, ये लगभग ऐसा लगता है 1974 का दौर था जब वो इस पार्टी में शामिल हुए थे। और इसके बाद जब लापता हो रहे हैं तब उस समय 1975 में आंध्र प्रदेश में रेडिकल छात्र संगठन के गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी लीडरशिप थी। और जो उस वक्त के जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने वाले लोग हैं आंध्र प्रदेश में, उन्होंने इनकी भूमिका को पहचाना और इन्हें अपने साथ जोड़ा। और फिर 1980 की उत्तर तेलंगाना गुरिल्ला जोन प्रोस्पेक्टिव दंडीकरण आंदोलन की प्रोस्पेक्टिव सर्कुलर अनुसार तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी ने, यानी दंडीकरण स्पेशल जोनल कमेटी के शुरू होने से पहले जो गठन था वो आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी एक संचालित करती थी, जिसके अंतर्गत ये छात्र संगठन था जो रेडिकल ग्रुप्स थे। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना वर्तमान के कई कॉलेजेस सेंटर रहे हैं पूरे देश भर में जो नक्सल संगठन है उसके। तो जिस बैनर पे ये उस वक्त चलता था उसका नाम था आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी। ये माओवादी पार्टी का एक सेटअप था, संगठन का जो नाम था वो था। और उसके अंतर्गत ये जो है अलग अलग दंडीकरण में 7 गुरिल्ला दलों को भेजा था उन्होंने। और ये जो दल अलग अलग राज्यों में भेजे गए, उस वक्त आंध्र राज्य कमेटी ने ये देखा कि जो प्रोस्पेक्टिव दंडीकरण आंदोलन
के साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको, उत्तर तेलंगाना का जो क्षेत्र है उसमें, इन सब जगहों पर ज़रूरी है कि एक प्रोस्पेक्टिव जोन बनाई जाए। आपने नक्सल संगठन पर जो भी देखा होगा, आपको पता चला होगा कि जब शुरुआत में नक्सलबाड़ी आंदोलन लगभग ख़त्म जैसा हुआ, तो उसके बाद ये उसकी समीक्षा में ये निष्कर्ष निकाला गया मोटे तौर पर कि एक सेपरेट जोन्स ऐसे होने चाहिए जो कि माओवादियों के न केवल कॉरिडोर की तरह काम करें, बल्कि ऐसे सुरक्षित स्पेस हों जहां पर नक्सल लीडर पूरे देश भर में जो आंदोलन चलाने के लिए अपनी स्थानीय से लेकर बड़ी सरकारों का संचालन कर सकें। ये एक तरह का मुक्त क्षेत्र जिसे कहते हैं, ऐसा ये क्षेत्र हो जहां पर सीधी सरकार की आसान दखल ना हो, किसी भी की ना हो, क्योंकि आप महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का बॉर्डर अगर दंडकारण्य है, उड़ीसा का बॉर्डर है, तो ऐसे में इन 4 राज्यों पर आप ऐसी जगह से बैठ करके संचालन कर सकते हैं वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, इस तरह की गतिविधियों का। तो ऐसे ही जोन का चिन्हांकन करने के बाद इन्होंने ये जो दल भेजे थे उसमें कोऑर्डिनेटर की भूमिका, 2 दलों का वो कोऑर्डिनेटर था, कौन? नंबाला केशव राव। उन्होंने ये अच्छी खासा इसमें काम किया और इस वजह से इनको जिला कमेटी का सदस्य बनाया गया। 1985 में डिविजनल कमेटी का सचिव बना, जो एक डिवीज़न के ऊपर नक्सली डिविजनल संगठन बनाते थे। उस वक्त ये बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, जो नक्सलियों के डिवीज़न होते थे उसका दायरा बड़ा होता था। बाद में तो ये काफ़ी छोटे हो गए, जैसे राज्य सरकारें छोटे ज़िले बना देती हैं उस तरह से। 1987 में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य बना। 1991 में उस कमेटी का सचिव बना, यानी कि जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी है जो लगभग गढ़चिरौली और बस्तर का अधिकांश हिस्सा कवर करती है, उसका ये शीर्ष लीडर था। कब? 1991 में। ये वो दौर था जब देश में मतलब विशेषकर जो बस्तर का क्षेत्र है ये लगभग मुक्त जोन की तरह पनपना शुरू हो चुका था। कई रास्ते काट दिए गए थे, तेंदुपत्ता सहित जो वनोपज हैं उनकी लेवी वसूली का निर्धारण नक्सल संगठन में होने लगा था और नक्सलियों की उपस्थिति भी दिखने लगी थी। कई आईडीज ब्लास्ट होने लगे थे और ये पता चलने लगा था कि नक्सली यहाँ पर मौजूद हैं और न केवल मौजूद हैं बल्कि वो राज्य सत्ता को सीधी तौर पर चैलेंज कर रहे हैं। तो उसके शुरुआती लीडर्स में से एक जो था उस समय उस पूरे मूवमेंट को संचालित करने वाला व्यक्ति जो था वो बसवराज था। एक चीज़ मैं आपको ऐड कर देता हूँ, थोड़ा पीछे छूट गया है, वो ये कि जो 7 दल भेजे गए थे उस समय पूर्वी गोदावरी विशाखापट्टनम में भेजे गए थे और साथ ही साथ जो है दंडकारण्य क्षेत्र में भी भेजा गया था। तो इन जगहों पर गगन्ना के नाम से बसवराज को उस दौर में जाना जाता था। आज भी गगन्ना के नाम से बस्तर के क्षेत्र में जाना जाता है। उसकी खास पहचान है। जो पुराने लोग जानते हैं वो गगन्ना को गणपति के समकक्ष ही जानते हैं और बड़ा अंदरूनी, अगर जो नक्सल सरेंडर भी कर चुके हैं वो उसे बेहद शालीन, कम बोलने वाला और ऐसा सबसे हाइटेड, इस तरह से उसको पहचानते हैं। हमेशा स्पोर्ट्स शूज़ पहनकर चलने वाला उसकी एक पहचान थी। ये हमेशा वो इस तरह के शूज़ को लेकर चलता था, पहन करके चलता था, तो ये उसकी पहचान थी। तो इस तरह से जानते हैं। अब आगे ये बता रहे हैं कि 1991 में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव रहा। 1991 में ही केंद्रीय कमेटी का सदस्य भी बनाया गया। 2001 में संपन्न हुई भारत की कम्युनिस्ट पार्टी पीपुल्स वार महासभा, क्योंकि उस समय तक मर्जर नहीं हुआ था इनका, किससे? एमसीसी से। एमसीसी क्या? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन जो राज्यों में जो माओवादियों का एक गुट था वो अलग मूवमेंट चला रहा था। इनका मर्जर आगे होता है, तो 1991 में नहीं था। तो उस समय जो इनकी कांग्रेस हुई थी। कांग्रेस क्या चीज़ है? इनकी एक महासभा जैसी है जहाँ पर सारे जो टॉप नक्सल्स लीडर्स हैं अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं वो एक साथ जमा होते हैं, बैठक लेते हैं और आने वाले वर्षों के लिए सामूहिक कार्य योजना तैयार करते हैं। क्योंकि ये सामूहिक एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ये लोग निर्णय लेते हैं और उन पर जो निगरानी का काम है वो पोलित ब्यूरो करता है। कि मतलब अगर एक निर्णय ले लिया कि उड़ीसा और झारखंड का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर मुक्त क्षेत्र बनाना है हमको, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ होने लगी जो कि सही नहीं है, तो उसके लिए पोलित ब्यूरो उस पर देश भर में निगाहें रखता है कि एक सामूहिक तौर पर अलग अलग राज्यों में संगठन जो कांग्रेस में फैसले लिए गए थे उस पर ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। केंद्रीय कमेटी इनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है और हर केंद्रीय कमेटी का जो सदस्य है वो अलग अलग राज्यों में एक दूसरे के राज्यों में समय समय पर निगरानी करने के लिए भी आता जाता रहता है। तो ये कब बन गए थे केंद्रीय कमेटी का सचिव? केंद्रीय कमेटी का सदस्य 1991 में। और बाद में इनको जो है 2001 में
केंद्रीय कमेटी के साथ साथ पोलित ब्यूरो का सदस्य भी बना दिया गया। यानी कितना सीनियर लीडर है ये आप समझ सकते हैं कि ये 2001 से पोलित ब्यूरो का मेंबर है, मतलब शीर्ष नक्सलियों में 2001 से है। यानी कि छत्तीसगढ़ गठन के साथ जो नक्सलियों के सबसे बड़े संगठन के शीर्ष जो हिस्सा है उसका ये सदस्य रहा, और साथ साथ में ही इसको सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का इंचार्ज की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। तब तक 2001 के बाद ये नक्सलियों ने तय किया कि विभिन्न राज्यों में अगर एक आर्म्ड स्ट्रगल को मजबूत बनाना है तो ये सेफ जोन तैयार होने के बाद यहाँ पर PLGA ग्रुप्स का भी गठित करने की आवश्यकता है, और ये इसके लिए सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का गठन किया गया। और ये जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है ये पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लिए, मुक्ति के लिए हथियारबंद जो आंदोलन कर रहे थे उन संगठनों से मिलकर केंद्र सरकार के विरोध में साझा लड़ाई चलाने के लिए समझौता किया। यानी ये कब हो गया था ये समझौता? 2001 से लेकर 5 के बीच में किसी वक्त में। कहाँ किया था? पूर्वोत्तर के राज्यों में इन्होंने जाकर वहाँ, क्योंकि अलग अलग आप जान रहे होंगे अलग अलग गुट हैं, वो अपना अलग अलग स्तर पर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाते रहे, तो उनसे समझौता किया इन्होंने। इससे क्या, ये समझौता होता क्यों है, क्यों करते हैं और इससे फ़ायदा क्या है, और क्या ज़रूरत पड़ती होगी माओवादियों को कि वो जाकर पूर्वोत्तर के राज्यों के आंदोलन में साथ दें? तो पहले तो समझौते का आरंभिक पक्ष होता है राजनीतिक साम्यता, राजनीतिक मुद्दों को लेकर एकजुटता। तो उस पर किस तरह का सहयोग होगा आपस में? हथियारों का एक्सचेंज हो सकता है, पॉलिटिकल लीडरशिप का एक्सचेंज हो जाता है, ट्रेनिंग का एक्सचेंज हो जाता है। इसके अलावा दूसरा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर पॉलिटिकल माइलेज देना होगा, तो इसके लिए भी एक साझा रणनीति तैयार हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं इस तरह के आंदोलन में। तो ये इन्होंने किया है, इसका जिक्र वो यहाँ पर कर रहे हैं पत्र में अब है। और 1998 में पीपुल्स वार पार्टी यूनिटी पार्टियों का एकता प्रक्रिया में शामिल रहा। यानी कि जब 1998 में जो मर्जर हुआ पीपुल्स वार यानी PWG, जो कि मुख्य रूप से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में संचालित थी, और इसका जो पहला मर्जर हुआ वो पार्टी यूनिटी के साथ हुआ। ये भी लगभग जो मध्य और जो बिहार, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, इन सब जगहों पे जो संगठन लगभग था पार्टी यूनिटी का, ये थोड़ा अपेक्षाकृत छोटा संगठन था पर काफ़ी आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग था। और इसका जो नेता था नारायण सान्याल, उसको छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार किया गया था। ख़ास बात ये है। तो ये एक बैंक के एम्प्लॉई पहले कभी हुआ करता था, साथ में ये पार्टी यूनिटी का सदस्य भी रहा उसी समय में। बाद में उनकी मौत हो गई यहीं पर। तो उनकी गिरफ्तारी हुई, उनसे मेरी भी मुलाकात हुई थी जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। काफ़ी एग्रेसिव तरीके से वो अपनी पार्टी का पक्ष रखा करते थे। अक्सर दंतेवाड़ा में भी कई मामलों में थे, तो यहाँ भी उनका बस्तर क्षेत्र में भी लगातार आना जाना बना रहता था। तो इसके साथ मर्जर हुआ था 1998 में, और आगे जाकर 2004 सितंबर में 2013 में CPI माओवादी, CPI नक्सलबारी पार्टियों का एकता प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाई। शुरुआत में ये हुआ कि जब माओवादी विचारधारा से प्रेरित होकर बहुत से लोग अलग अलग जगह गए, तो कोई सब लोग अपने अपने विचार, नक्सलबाड़ी से निकले लोग थे, कुछ इस विचारधारा से प्रभावित लोग थे, वो अलग अलग गुट बनाकर अलग अलग नामों से संघर्ष करते रहे। तो बाद में PWG और MCC के जो प्रमुख नेता हैं, इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि जब सबके मुद्दे एक हैं और मुक्त क्षेत्रों में इनका अलग अलग हिस्सों में मौजूदगी है, तो क्यों ना इनमें एकजुटता की जाए, ताकि जो भारत सरकार है उसके खिलाफ एक मजबूत आंदोलन सक्रिय तौर पर चलाया जा सके और चौतरफा सरकार की घेराबंदी की जा सके। तो इसी के तहत ये मर्जर्स के सिलसिले रहे, और इन सारे मर्जर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बसवराज था। 2007 में संपन्न CPI माओवादी एकता कांग्रेस में, इसका बार बार जिक्र होता है क्योंकि इसके बाद की कांग्रेसों का बहुत स्पष्ट तौर पर उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि 2007 आते आते केंद्र सरकार ने ये समझ लिया था कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो सबसे बड़ा खतरा है वो आने वाले समय में माओवादी हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि उनके लिए एक रणनीति पर काम करने की आवश्यकता है। इससे पहले इन्हें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम मानते थे, राज्य सरकारों के जिम्मे छोड़ दिया जाता था। जबकि इस बीच में नक्सली क्या कर रहे हैं, देखिए आप, कि अलग अलग राज्यों में जाकर के समझौते कर रहे हैं। किन से कर रहे हैं? ऐसे गुटों से जो वहाँ पर स्थानीय सरकारों के खिलाफ या देश की सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। तो आपके बीच में, आपके दिमाग में बात आ रही होगी, तो ऐसे में इनका संबंध पाकिस्तान से भी होगा। पाकिस्तान के जो उग्रवादी संगठन हैं, जो ऐसे संगठन हैं, आतंकवादी संगठन हैं, उनसे भी रहा होगा इनका। तो असल में इसका जिक्र कई बार आया,
पर जितनी मेरी जानकारी है, क्योंकि सालों से मैं इस आंदोलन को देख रहा हूँ, तो कुछ मुद्दों को लेकर जैसा मैंने आपको बताया कि जब समझौते होते हैं दो पक्षों के बीच में, तो वहाँ कुछ मुद्दों को लेकर असहमति स्पष्ट दिखाई देती थी। नक्सलवाद या माओवादी विचारधारा को मानने वाले लोग पाकिस्तान या देश के खिलाफ जो आंदोलन चलाने वाले लोग हैं या आतंक फैलाने वाले लोग हैं जितने भी, उनके पक्ष में नहीं जाते। उनका ये मानना होता है कि ये राजनीतिक तौर पर एक तरह से ये अपने संगठन को कमज़ोर करना होगा, क्योंकि राजनीतिक मान्यता उनकी ये नहीं है कि अपने देश के खिलाफ हमको कोई ऐसी गतिविधि करना है जो अपने ही नागरिकों के खिलाफ आतंक का पर्याय बन जाए। यही वजह थी कि वो इससे बहुत बेहतर समझौते की जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं मिली। ये संभव है कि नेपाल कॉरिडोर के जरिए आप जानते हैं कि लंबे समय से हथियारों का लेन देन पाकिस्तान और दूसरी एजेंसियों के ज़रिए होता रहा है। संभव है वहाँ से उन्होंने वेपन्स खरीदी के लिए, बुलेट्स के लिए, सब के लिए कोई एग्रीमेंट या किस तरह का कोई कारोबार किया हो, पर राजनीतिक समझौता यहाँ होता नहीं दिखता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सली अक्सर क्योंकि आप लिट्टे की बात सुनते हैं, लिट्टे से ट्रेंड लोग ये लोग माने जाते हैं, क्योंकि आईडीज़ के मामले में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट अगर पूरी दुनिया में कोई संगठन किसी वक्त था तो वो लिट्टे था। उन्होंने जो इस तरह से आईडीज़ के इस्तेमाल को एक परंपरागत तरीके से ढाला और उसका इस्तेमाल किया, वैसा किसी ने नहीं किया और माना जाता है। वहीं से सीखकर नक्सली आईडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये वो हथियार है जो देश भर में सर्वाधिक जो जवान हैं भारत देश के, हमारे देश के जवान हैं, उनकी शहादत का सबसे बड़ा कारण रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं आईडीज़ ब्लास्ट के ज़रिए हुआ है। लेकिन लिट्टे के साथ भी समस्या ये थी माओवादियों को कि वो एक जातिगत आंदोलन था, वो एक जातिगत प्राउड की बात करता था, जो कि माओवादी विचारधारा से साम्यता नहीं रखता। तो संभवतः शायद इस वजह से कोई मजबूत इनके बीच में कोई समझौता दिखाई नहीं दिया। अधिकृत तौर पर इसकी जानकारी कभी भी बाहर नहीं आई। ये अलग बात है कि लोग अलग अलग अपने स्तर पर इस पर बातें करते रहे हैं, कुछ फैक्ट्स भी आए हैं इंटेलिजेंस के ज़रिए, पर वो कितने हैं इनके समझौते में, क्या कुछ इन्होंने किया, इसके बारे में स्पष्ट कुछ नहीं बताते हैं। अब ये आगे बता रहे हैं कि 2017 से लेकर अब तक पिछले 8 सालों से सीपीआई माओवादी का महासचिव रहा बसवराज। 51 सालों की अपनी क्रांतिकारी ज़िंदगी में बसवराज ने भारत की क्रांतिकारी आंदोलन के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसके बारे में अभी आपको ऊपर ये पत्र में बता रहे थे। और ये लिखते हैं कि 1970 के दशक में वारंगल, हम्मनकोंडा, काजीपेट एरिया में क्रांतिकारी छात्र नौजवानों के आंदोलन को संगठित किया। 1980 के दशक में उत्तर तेलंगाना दंडीकरण आंदोलनों को गुरिल्ला जोन स्तर में विकसित करने के लिए प्रत्यक्ष मार्गदर्शन किया। यानी कि पूरे बस्तर को नक्सलवाद का एक जोन बनाने में इस लीडर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, आप समझिए। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश की सरकार के लिए किसी एक ऐसे लीडर को मार गिराना मुठभेड़ में कितनी बड़ी बात है उनकी। इस लिहाज से उनके इस पत्र से पता चलता है कि वो कितना सीनियर और मजबूत लीडर था। 2007 से 2017 तक दंडीकरण बिहार झारखंड गुरिल्ला जोनों को आधार इलाका बनाने के लक्ष्य को लेकर जनमुक्ति छापामार सेना का गठन करने में, गुरिल्ला युद्ध को उच्च स्तर पर विकसित करने में, जन राज्य सत्ता को गठित करने में अहम भूमिका निभाई। मतलब पूरे देश भर में लगभग बसवराज की गतिविधियां रही हैं। 1985 में 1991 में पार्टी में उत्पन्न वाम दक्षिण पंथों को हराने में, यानी पार्टी के भीतर भी जो गतिविधियां हैं उनको भी नियंत्रित करने में, सैद्धांतिक, राजनीतिक, मिलिट्री, सांगठनात्मक क्षेत्रों में मुख्य भूमिका निभाई। 2007 में संपन्न महासभाओं में वाम पंथों को हराने में आगे रहने, 2016 में चीन सामाजिक साम्राज्यवाद दस्तावेज का लेखन में अहम भूमिका निभाई। ये वो दस्तावेज है जिसको लेकर के अक्सर जो पार्टी के भीतर कई सीनियर लीडर्स में जो मतभेद रहे हैं, ये उस दस्तावेज की बात करते हैं। और इस पर बहुत से लीडर्स बाद में पार्टी से लाइन से अलग हो गए थे, तो उनके विरोध में भी काफ़ी कुछ हुआ था। तो 2016 में चीन सामाजिक साम्राज्यवाद, इस पर एक दस्तावेज जो जारी किया गया था, जो कि उसका भी लेखन का अहम काम नंबाला केशव राव ने किया था। 2021 में भारत देश की उत्पत्ति प्रणाली में बदलाव, अपना राजनीतिक कार्यभार नामक दस्तावेज भी इन्होंने तैयार किया था, जिसके आधार पर इन्हें आगे काम करना था कि किस तरह से अब ये बदलाव हो रहा है, उस पर आगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए।
कुल मिलाकर भूमिका निभाते हुए भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का सैद्धांतिक राजनीतिक मार्गदर्शन किए थे। दारा गड्ढा एम्बुश से लेकर 2010 में मुकरम मतलब ताड़मेटला, जहां पर 76 जवानों की शहादत हुई थी, यह देश में सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ पर किया गया सबसे बड़ा हमला था। ये बेहद बेरहमी से यहाँ पर इन जवानों की हत्या हुई थी। आज भी एक ऐसा घटनाक्रम है जिसको शायद ही कोई भूल सकता है। तो इस एम्बुश में भी सीधी तौर पर बसवराज का इन्वॉल्वमेंट था, ये खुद माओवादी बता रहे हैं। इसके अलावा दारागट्टा एम्बुश का जिक्र कर रहे हैं ये, और साथ में लिखते हैं इसकी योजना बनाने, उसमें शामिल बलों को प्रेरणा देने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। कुछ सैनिक कार्रवाइयों में वह खुद कमांडर बनकर रहा था। आवामी जंग पत्रिका भी इसका संपादक रहा था और कई सारे मिलिट्री प्रशिक्षण कैंपों का संचालन किया था। पार्टी का महासचिव बनने के बाद से पीपुल्स वार पत्रिका का संपादक बनकर वो चला रहे थे, ऐसा बताते हैं। और पार्टी का महासचिव को खोजना बेशक भारत की क्रांतिकारी आंदोलन के लिए, पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। खो जाना लिख रहे हैं पार्टी के शीर्ष लीडर को, और ये नुकसान शाश्वत नहीं है। नक्सली बोल रहे हैं कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आने वाले समय में, ये शाश्वत यानी स्थायी नहीं रहेगा। समय के साथ बदलाव आएगा और आगे वो इस आंदोलन को जारी रख सकेंगे। 1972 में उस समय महासचिव कॉमरेड चारू मजूमदार की हत्या करके ये माना गया था कि नक्सलवाड़ी आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन जल्द ही 1978 में आंध्र प्रदेश, बिहार राज्यों में भी फिर से पार्टी फैल गई और फिर उसके बाद कई नेताओं ने इस क्षेत्र में पार्टी का संचालन किया। 1999 में केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड श्याम महेश मुरली की हत्या, ये बहुत ज़्यादा जिक्र होता है इसका। कॉमरेड, ये तीन जो नाम है ना, ये सबसे बड़े लीडर्स थे और 1999 में ये मारे गए थे। तभी बात आई थी कि शायद अब दोबारा जो नक्सलवाद है वो खड़ा नहीं हो पाएगा, उसकी कमर टूट चुकी है। जैसा कि अभी भी बात हो रही है कि बसवराज की मौत के बाद नक्सलियों की कमर टूट गई है। पर इन पिछले दशकों में बहुत सारा अंतर आया है। अब वो स्थितियां नहीं रह गई कि सशस्त्र जो, अगर आप देखें कि 1999 में जो नक्सल लीडर मारे गए, महेश मुरली और जो श्याम है, उस वक्त लोकल इंटेलिजेंस के बूते ये लोग मारे गए थे। उस वक्त इनके पास भी बहुत ज़्यादा हथियार नहीं थे, हथियार बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे अगर पैसे हैं आपके पास, नेटवर्क है आपके पास। पर अब जो अंतर आया है पूरी देश ही नहीं, दुनिया में भी ये दिखाई देता है साफ तौर पर। चाहे आप यूक्रेन युद्ध देख लीजिए या इजराइल गाजा का युद्ध देख लीजिए या किसी भी क्षेत्र में, सीरिया से लगे क्षेत्रों में देख लीजिए, टेक्नोलॉजी ने युद्ध के तरीके को बदल दिया है। और यहाँ नक्सलवाद या कोई भी उग्रवाद या ऐसा कोई आतंकवादी संगठन, वो सभी जगह देश में या दुनिया में अलग अलग मोर्चों पर बार बार मार खा रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये एक अंतर है। मैं इनकी बात से असहमत हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, पर ये अपनी बात कह रहे हैं जो आपको बताता हूँ कि ये सब कुछ हुआ था और उस वक्त ये कहा गया था कि पार्टी की कमर टूट गई है, लेकिन फिर से दोबारा पार्टी रिवाइव कर गई और पिछले 53 सालों में काफ़ी संख्या में केंद्रीय राज्य कमेटियां के कॉमरेड मारे गए हैं। और इतना नुकसान होने के बावजूद भी बार बार क्रांतिकारी आंदोलन उभर कर खड़ा होता जा रहा है। भारत देश में जब तक साम्राज्यवादियों, दलाल, नौकरशाही, पूंजीपतियों, सामंतवादियों का शोषण और उत्पीड़न रहेगा, तब तक उसके विरोध में देश में शोषित वर्ग, उत्पीड़ित सामाजिक, सामुदायिक, राष्ट्रीयता, वर्ग संघर्ष, जनयुद्ध करती रहेंगी। ये संघर्ष के लिए लोग एकजुट होते रहेंगे, ऐसा उनका कहना है और उसका नेतृत्व माओवादी पार्टी करेगी। जून 11 से अगस्त 3 तक देश भर में भारत देश की क्रांति के लिए कॉमरेड बसवराज की सेवाओं को ऊंचा उठाते हुए ये शहीद स्मारक बनाने के साथ ही विभिन्न जो कार्यक्रम हैं उनके आयोजन की बात कर रहे हैं और साथ ही अलग अलग वर्गों को एकजुट होने के लिए अपील भी कर रहे हैं। तो ये जो माओवादी हैं उनकी तरफ का ये पत्र है और उस पत्र में अभय ये पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं कि पूरे देश में क्या कुछ हुआ है, उन्होंने कितने अपने नेताओं की उनकी मौत हो चुकी है और शांति वार्ता को लेकर उन्होंने बताया है कि सरकारें उन्हें नकार रही हैं। बार बार वो प्रयास कर रहे हैं पर इस पर कोई जवाब आ नहीं रहा है। ये प्रयास इस पत्र के ज़रिए ये बताने की है कि न केवल बसवराज ने जो कुछ किया है उसका जिक्र करते हैं वो और खुलकर बताते हैं कि हाँ भाई 2010 में जो ताड़मेटला का कांड हुआ था उसके मास्टरमाइंड में वो था, या ये कह लीजिए प्रमुख रणनीतिकार में वो था। साथ में ये बताते हैं कि किस तरह से देश में जो मूवमेंट शुरुआत हुआ, दंडीकरण एक जोन की तरह विकसित हुआ,
उन सब को गठित करने वाला जो व्यक्ति था, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक नंबाला केशव राव था, जिसकी मौत हुई। और मौत कहाँ हुई? अबुझमाड़, छत्तीसगढ़ के जंगलों में। वो जंगल जिसे माओवादियों की राजधानी या ये सबसे सुरक्षित जगह माना जाता था। तो अब ये तस्वीर बदल रही है, पर माओवादियों के इस पत्र के ज़रिए शायद आप बहुत कुछ समझने का मौका मिल सके, आप जान सके चीज़ों को, और पूरे देश में आखिर इतने बड़े नेता, तमाम सारे लोग क्यों इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्यों इस पर अलग अलग 2 राज्यों में 2 तरह की रैलियां निकल रही हैं। यहाँ नक्सलवाद से पीड़ित परेशान लोगों को लेकर रैली निकल रही है, वहाँ यानी कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में दूसरे किस्म की रैली निकल रही है, जिसमें बात हो रही है कि शांति वार्ता के लिए सरकारों को प्रयास करना चाहिए माओवादी संगठन पर। तो इस पत्र पर आपको मैंने कोशिश की, थोड़ा लंबा हो गया ये जिक्र, वक्त मिले सुने, और अगर आपको पसंद ना हो तो कृपया इसको स्किप करें, आगे जाएं और कोई ज़्यादा बेहतर जानकारी हासिल करें। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा आपको कि सोशल मीडिया के दौर में ये एक समस्या है अक्सर, कि पहले जो खबरें होती थी उसमें विभिन्न पक्षों को बताया जाता था, पर सोशल मीडिया में एक एंकर होता है, वो अपनी बात को बताता है और उसके ज़रिए आप एक ख़ास तरह से चीज़ों को रिसीव करते हैं, जानते हैं। कई बार जो तथ्य हैं या जो विस्तृत वर्णन है उसके अलग अलग हिस्सों में लाख कोशिश करने के बाद भी आप स्पष्टता से कोई बात जो एंकर होता है वो आपको जोड़कर नहीं बता पाता। ये जानकारी चूँकि आपके लिए है तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आप इसे अपने तरीके से समझें, उचित अन्य सोर्सेज से भी जो आपके पास जानकारी आती है उसके अनुसार इसका आकलन करें, केवल इस जानकारी को पूर्ण और अंतिम ना मानें। धन्यवाद।